जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन के प्रकार की। जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत सारे मित्रों का नीचे कमेंट था कि गुरुजी एक बार एक वीडियो केमिकल रिएक्शन के टाइप पे बता दो, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग केमिकल रिएक्शन के जितने भी प्रकार हैं उसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की। तो सबसे पहले हम लोगों को ये समझना होता है कि गुरुजी ये रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। ये रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा डेफिनेशन याद नहीं रखना है, बस चीजों को अपने माइंड में सेट करना है। मेरे मित्र, जब हम लोग बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की, किसकी बात करते हैं? केमिकल रिएक्शन की। तो आप सभी एक लाइन में याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या है? एक प्रक्रिया है। क्या है? एक प्रक्रिया है, यानी कि एक प्रोसेस है। आप कहेंगे सर किस प्रकार की प्रोसेस है, किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि केमिस्ट्री में जब दो पदार्थ आपस में जुड़ करके या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ करके एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो आप सभी सिंपल शब्दों में हमेशा अपने माइंड में रखेंगे कि जब भी हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया एक प्रक्रिया होती है जिसमें हमको क्या मिलता है? तो नया पदार्थ मिलता है। नया पदार्थ कैसे मिलेगा? तो आप कहेंगे सर इसके लिए हमको दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में अभिक्रिया कराना होगा। जैसे अगर हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल अपने डेली लाइफ से कनेक्ट करके देखें तो आप सबों के घर में चावल तो बनता होगा भाई मेरे, जिसको हम लोग भात कहते हैं। कैसे बनता है? तो आप कहते हैं कि गुरुजी चावल में पानी डाल करके सीटी लगा दीजिए, भात बन जाएगा। तो जो भात बनने की प्रक्रिया है उसमें आप क्या करते हो? तो सर चावल को पहले हम लोग धोते हैं, फिर उसमें पानी डालते हैं और फिर उसको गर्म करते हैं, यानी कि उसको गैस चूल्हा पे चढ़ाते हैं। तब हमको क्या होता है? तो सर भात मिलता है। तो ये सारी चीजें जो आप भात बनाने के लिए कर रहे हो, ये क्या है? एक प्रक्रिया है। और जिसमें आप किसका किसका इस्तेमाल कर रहे हो? तो सर चावल का इस्तेमाल कर रहे हैं और पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों जब गर्म होता है तो यानी कि जब वो पक जाता है तो किस में बदल जाता है? भात में बदल जाता है। तो सर यहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे भी चावल से जो आपका भात बन रहा है ये भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। इसी तरह से अगर हम लोग कुछ और एग्जाम्पल को डिस्कस करें, जैसे कि अगर आप लोग बैचलर लाइफ जीते हैं तो खाना खुद से बनाते होंगे, और अगर नहीं भी बनाते हैं तो कहीं बाहर गए खाने, सपोज कीजिए कि आप व्हाइट शर्ट या टी शर्ट पहने हुए हैं और उस पर सब्जी वगैरह थोड़ा सा गिर गया, और अगले दिन जब आप उसको साफ करते हैं तो आप उसको डिटर्जेंट सर्फ में डालते हैं। आप देखते हैं कि जहां पे सब्जी गिरा हुआ था उसका कलर क्या हो गया? चेंज हो गया। तो यहाँ पे भी क्या हुआ? सर केमिकल रिएक्शन हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुआ। मतलब कहने का ये है कि जहां पे भी रासायनिक अभिक्रिया होगी आपको क्या मिलेगा? तो सर एक नया पदार्थ मिलेगा, और ये जो नया पदार्थ मिलेगा ये किसी भी रूप में हो सकता है। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, आप सभी कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच द टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन और रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंसेस। मतलब रासायनिक अभिक्रिया एक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुट करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। अगर हम लोग कुछ केमिस्ट्री के दृष्टिकोण से एग्जाम्पल की बात करें तो मेरे मित्र, अगर हम लोग Mg यानी कि मैग्नीशियम की अभिक्रिया HCl के साथ कराते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है? MgCl2 मिलता है, और साथ ही क्या होता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। इसी तरह से अगर हम लोग अभिक्रिया किसके बीच कराएं? कैल्शियम ऑक्साइड और H2O के बीच कराएं तो हमको क्या मिलता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 मिलता है। इसी तरह से अगर हम लोग कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो क्या मिलता है हमको? कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। आप क्या देख रहे हैं? आप सभी देख रहे हैं कि मैग्नीशियम जो है वो HCl के साथ क्या किया? रिएक्ट किया, या आप कह सकते हो जुड़ गया, और जुड़ के क्या बना लिया? MgCl2 और साथ ही साथ H2। ठीक इसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड H2O के साथ जुटा और क्या बना लिया? तो सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। इसी तरह से कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुटा तो क्या बना लिया? कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। मेरे मित्र, आप सभी कहेंगे कि सर ये चीज तो हम पहले से समझ रहे हैं कि दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन।
बट ये बताओ कि केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उसका मैकेनिज्म क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सबों के माइंड में ये चीज आना चाहिए, क्योंकि जब साइंस पढ़ते हैं तो क्यों और कैसे, जब तक आप इसको नहीं ढूंढेंगे चीजें आपके माइंड में नहीं आई। तो सवाल ये है कि गुरुजी ये केमिकल रिएक्शन तो है, बहुत सारे बुक में लिखा हुआ है, लेकिन यहां पे जो रिएक्शन हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस के दौरान होता क्या है? जैसे अभी मैंने आपको चावल चावल से भात बनाने का जो आइडिया बताया, या जो चावल से भात बनने की प्रक्रिया है, तो उसका अपना एक मैकेनिज्म है। चावल को आप धोएंगे, उसमें पानी डालेंगे और फिर उसको आप गैस चूल्हा पे चढ़ाएंगे, तो चावल क्या होगा? पकेगा। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन की, जैसे कि यहाँ पे आपके पास 3 एग्जाम्पल दिख रहे हैं, इसमें क्या होता है तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि इन एवरी केमिकल रिएक्शन, प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? तो एक होता है आपका अभिकारक और दूसरा होता है आपका प्रतिफल। हमेशा ध्यान में रखना है कि इन एवरी केमिकल रिएक्शन देयर इज अ 2 पार्ट। एट द फर्स्ट इज नोन एज रिएक्टेंट। पहला हमारा क्या कहलाता है? रिएक्टेंट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और दूसरा क्या होता है? तो सर दूसरा होता है हमारा प्रतिफल, विच इज नोन एज प्रोडक्ट, जो कि आपका क्या कहलाता है? प्रोडक्ट कहलाता है। आप कहेंगे सर ये क्या होता है? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया जिसके जिसके बीच होगी वो हमारा क्या होगा? अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत जो हमको मिलेगा वो हमारा क्या होगा? सर प्रोडक्ट होगा। और यहां पे समझिएगा कि तीर चिन्ह के इधर आपको नया पदार्थ मिल रहा है, तीर चिन्ह के इधर क्या है? तो सर 2 पदार्थ आपस में जुट रहे हैं। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि तीर चिन्ह का जो इस साइड वाला भाग है ये क्या कहलाएगा? ये प्रतिफल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रतिफल, यानी कि प्रोडक्ट कहलाएगा। और तीर चिन्ह का जो इधर वाला पार्ट है, यानी कि Mg और जो HCl है, ये क्या कहलाएगा? तो सर ये अभिकारक कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? अभिकारक कहलाएगा। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा अभिकारक, जो चीज बनेगा वो प्रतिफल कहलाएगा। आप कहेंगे मैकेनिज्म क्या होता है? ये चीज तो हम पहले से जान रहे थे। मैकेनिज्म ये होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अभिकारक के जो अणु होते हैं या फिर परमाणु होते हैं, या अगर आप बात करते हैं सीधे सीधे अणु की, तो जो अभिकारक के अणु होते हैं, या आप कह सकते हो जो अभिकारक होते हैं, वो अपने अवयवी तत्वों में टूट जाते हैं। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि इन एवरी केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट्स आर डिकम्पोजेज इनटू देयर कंपोनेंटल फैक्टर। मतलब ये हुआ कि प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक हैं वो किस में टूटते हैं? अपने अवयवी तत्व में टूट जाते हैं। अपने अवयवी तत्व में टूट जाते हैं। ध्यान से समझिएगा चीजों को। अपने अवयवी तत्व में क्या होते हैं? टूट जाते हैं। और जब ये अपने अवयवी तत्व में टूटते हैं तो फिर टूटने के बाद ये पुनः अपने आप को रीअरेंज करते हैं और नए पदार्थ के प्रतिफल, यानी कि आप कह सकते हो नए पदार्थ का जो अणु होता है उसका निर्माण करता है। आप कहेंगे सर ये चीज होता कैसे है? तो मेरे मित्र ध्यान देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे Mg प्लस HCl की, तो अभिकारक है हमारा Mg, और HCl हमारा क्या है? आप कहेंगे सर इस रिएक्शन के लिए अभिकारक है। मैंने बोला कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो अभिकारक होगा वो पहले अपने अवयवी तत्वों में टूट जाएगा। अवयवी तत्व बोले तो जिससे वो मिलके बना है। तो आप कहेंगे सर मैग्नीशियम तो किसी से नहीं मिलके बना हुआ है, ये तो परमाणु के रूप में है, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, परमाणु के रूप में ही रखेंगे। लेकिन जो हमारा HCl है ये तो अणु के रूप में है। तो जब भी अभिक्रिया होगी दोनों के बीच में तो HCl हमारा क्या होगा? तो सर हाइड्रोजन और क्लोरीन में टूट जाएगा। हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्या होगा? टूट जाएगा। और मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि रासायनिक अभिक्रिया सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए होता है, यानी कि अपने अंदर अस्थायीपन लाने के लिए होता है। और रासायनिक अभिक्रिया में जनरली पार्टिसिपेट कौन करते हैं? परमाणु करते हैं। तो मेरे मित्र आप कहेंगे कि गुरुजी जब ये पूरा अभिकारक टूटेगा तो ये हमारा Mg हाइड्रोजन और क्लोरीन हो जाएगा टूट करके। बिल्कुल हो जाएगा। और मेरे मित्र मैंने फिर बोला कि ये पुनः अपने आप को क्या करते हैं? रीअरेंज करते हैं, यानी कि पुनर्व्यवस्थित करते हैं। तो पुनर्व्यवस्थित करने के दौरान जिसका जो वैलेंसी होता है उसके साथ वो जाकर के जुड़ जाता है। या फिर आप कह सकते हो कि जिसका जो
आयन होता है अट्रैक्शन वाला, वो उसके साथ जाकर के जुड़ जाता है। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम, हाइड्रोजन और क्लोरीन पहले टूट गया सर अपने अवयवी तत्व में। अब मैग्नीशियम क्या करेगा, तो सर मैग्नीशियम इस क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा, तो सर MgCl2 बना लेगा। और हाइड्रोजन को जुड़ने के लिए कुछ नहीं है, तो हाइड्रोजन बेचारा अकेले रह जाएगा, और यही आपका क्या बन गया, MgCl2 + H2 बन गया। मतलब ये हुआ, मैं आपको ये समझाना चाहता था कि जो अभी आपने समझा है, दिस इज नॉन एज मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये आपका रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि कहलाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के जो अणु होते हैं वो पहले अपने अवयवी परमाणु या अवयवी तत्वों में टूट जाते हैं, और फिर से ये अवयवी परमाणु जो हैं अपने आप को व्यवस्थित करके नए पदार्थ के अणु का निर्माण करते हैं, यानी कि नया पदार्थ जो हमारा प्रतिफल है उसका फॉर्मेशन करते हैं। कोई भी पूछेगा रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, आप कहेंगे जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुट करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और जनरली रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक के जो अणु होते हैं वो आपस में टूट जाते हैं या अपने अवयवी तत्वों में टूट जाते हैं, और पुनः व्यवस्थित होकर के नए पदार्थ के जो अणु होते हैं उसका फॉर्मेशन करता है। सेम चीज आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड और H2O के साथ होता है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होगा, तो सर ये कैल्शियम और ऑक्सीजन में टूट जाएगा, और H2O जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। अब क्या होगा यहाँ पे, तो सर जो कैल्शियम है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके क्या करेगा, तो सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अणु का फॉर्मेशन कर। तो हमेशा क्या ध्यान में रखना है, अभिकारक के अणु अपने अवयवी तत्व में टूटेंगे, और जब टूटेंगे तो पुनः व्यवस्थित होकर के प्रतिफल का जो अणु है उसका निर्माण करेंगे। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन पार्टिसिपेट करता है, परमाणु पार्टिसिपेट करता है, एटम पार्टिसिपेट करता है, अणु कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता है। रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत जो यौगिक बनता है उसका सूक्ष्मतम कण क्या है, तो सर अणु है, और अणु जो है वो दो परमाणुओं का संयोग है। तो कभी भी आप अपने माइंड को मिसमैच नहीं करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट कौन करेगा, हमेशा याद रखेंगे परमाणु पार्टिसिपेट करें। आप कहेंगे चलो सर रासायनिक अभिक्रिया तो हमने समझ लिया, लेकिन ये बताओ हमारे एग्जाम में तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया अगर कहीं पे हो रही है तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे यहाँ पे तो ये आपका किताबी बात है, एग्जाम्पल लिखा हुआ था, हमने भी लिख दिया, आपने भी समझ लिया, लेकिन कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है ये चीज आपको कैसे पता चलेगा। तो मेरे मित्र यहां पे आपको समझना होगा कि रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण क्या होते हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या होती है। आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के विशेषता की। मेरे मित्र अगर हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के विशेषता की बात करें तो पहला होता है आपका गैस की उत्पत्ति, यानी कि इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसी को हम लोग इंग्लिश में इवोल्यूशन ऑफ गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कहीं पे गैस रिलीज हो रहा है, गैस उत्पन्न हो रहा है, तो आप कह सकते हो कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे कूड़ा कचरा का जो ढेर होता है सर, उससे गैस निकलते रहता है, या जो धान का दलदली क्षेत्र होता है जहां पे धान आपका लगता है वहां पे क्षेत्र दलदल रहता है, यानी कि आप कह सकते हो गीला रहता है, तो वहां धान के जड़ से आपको मीथेन गैस मिलती रहती है, मतलब वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही होती है। तो केमिकल रिएक्शन का पहला विशेषता यह है कि ऐसा संभव है कि अगर कहीं पे अभिक्रिया हो रही है तो गैस का इवोल्यूशन होगा, गैस की उत्पत्ति होगी। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो यहां पे मैंने लिख दिया है पहले से कि जब जिंक H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तब ये क्या कर लेता है, जिंक सल्फेट बना लेता है, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है मतलब हम कह सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन है। तो रासायनिक अभिक्रिया की पहली विशेषता क्या है कि गैस की उत्पत्ति होगी। अगर कहीं पे भी अभिक्रिया हो रही है तो संभव है कि गैस की उत्पत्ति होगी, और आप समझ जाना कि सर वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। सवाल ये नहीं है कि सर गैस की उत्पत्ति होगी और हमको याद नहीं रहेगा, सवाल ये है कि गुरुजी यहाँ पे जो अभिक्रिया हुआ वो कैसे हुआ। तो मैकेनिज्म अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, ये अभिकारक, ये हमारा प्रतिफल। क्या कहिएगा कि गुरुजी जो अभिकारक के अणु होंगे वो परमाणु में टूटेंगे। यहाँ पे तो जिंक अकेले है तो जिंक हमारा परमाणु है, ये हमारा H2SO4 जो है ये किस में टूट जाएगा, आप कहेंगे सर हाइड्रोजन और सल्फेट में टूट जाएगा। जिंक सल्फेट के साथ कंबाइन करके जिंक सल्फेट बना लेगा और हाइड्रोजन गैस आपका रिलीज हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में तीर चिन्ह ऊपर की ओर लग रहा है, तीर चिन्ह का साइन इस तरह से, तो आप समझ जाना कि तीर चिन्ह का ऊपर वाला साइन जो है वो गैस के इवोल्यूशन बता रहा है, यानी कि गैस के इवोल्यूशन को बता रहा है, मतलब इस अभिक्रिया में गैस की उत्पत्ति हो रही है, इस चीज को बता रहा है।
नेक्स्ट आप याद रखेंगे रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता कि अगर कहीं पे अभिक्रिया हो रही है तो संभव है कि ताप में भी परिवर्तन आपको देखने को मिले, और इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसी को हम लोग इंग्लिश में चेंज इन टेम्परेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? चेंज इन टेम्परेचर कहते हैं। अब मेरे मित्र, ताप में जो आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा ये दो टाइप से आपको मिल सकता है। कहेंगे क्या कि सर ये दो टाइप क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा कि पहला होगा आपका उष्माक्षेपी। पहला क्या होगा? उष्माक्षेपी। और दूसरा क्या होगा आपका? उष्माशोषी। मेरे मित्र, कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपको कई बार बताया है उष्माक्षेपी और उष्माशोषी के बारे में। उष्माक्षेपी को हम लोग एक्सोथर्मिक कहते हैं और उष्माशोषी को हम लोग इंडोथर्मिक कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आपको उष्मा निकलता हुआ मालूम पड़े या जिससे उष्मा निकलता है, हीट एनर्जी निकलता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उष्माक्षेपी कहेंगे। और जिसमें हीट अवशोषित होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? उष्माशोषी कहेंगे। तो आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा निकल रहा है तो वो उष्माक्षेपी का उदाहरण है, और अगर उष्मा शोषित हो रहा है तो वो उष्माशोषी का उदाहरण है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? चूना कहते हैं। चूना पे पानी डालेंगे तो क्या होगा? आप कहेंगे सर जो हमारा टेस्ट ट्यूब परख नली होगा वो गर्म हो जाएगा, मतलब चूना पे पानी डालने से आपको उष्मा मिल रहा है, उष्मा मिल रहा है तो ये अभिक्रिया उष्माक्षेपी हो जाएगा। इसी तरह से आप सभी याद रखेंगे कि अगर हम लोग कंबसन रिएक्शन की बात करते हैं, कंबसन बोले तो दहन अभिक्रिया, जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, तो आप कहेंगे सर जब जलेगा तो उष्मा तो उत्पन्न होगा ही होगा। तो जितने भी दहन अभिक्रिया हैं सब के सब उष्माक्षेपी होते हैं। और हमेशा अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा, जहां से भी उष्मा निकलेगा वे सब के सब उष्माक्षेपी हों। तो उष्माक्षेपी आप सभी ध्यान में रखेंगे, वैसी अभिक्रिया जिससे उष्मा निकलती हो उष्माक्षेपी कहलाएगी। चूना पे अगर जल डालेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ साथ उष्मा निकलेगा, तो ये हमारा उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। इसी तरह से जितने भी कंबसन रिएक्शन होंगे, दहन अभिक्रिया होगी जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, तो जाहिर सी बात है उष्मा उत्पन्न होगा, वो भी हमारा उष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। और साथ ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो हम लोग श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, ये भी क्या है? उष्माक्षेपी प्रक्रिया का ही उदाहरण है। ऐसे करेंगे तो आपको थोड़ा सा गर्मी महसूस होगा, मतलब ये हुआ कि हीट रिलीज होता है, तो आप ये कह सकते हैं श्वसन की प्रक्रिया भी क्या है? तो सर उष्माक्षेपी है। इसी तरह से आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो वेजिटेबल्स के पील होते हैं, यानी कि जो सब्जी का छिलका वगैरह होता है, उसका जो अपघटन होता है उसके द्वारा भी क्या होता है? तो सर उष्मा निकलता है। जैसे अगर आप सब्जी के छिलका को कहीं पे फेंक दो और बहुत ज्यादा सब्जी का छिलका हो और उस पे आप चढ़ने की कोशिश करो तो आपको गर्माहट मालूम चलेगी। मतलब क्या हुआ कि जो आपका वेजिटेबल्स पील्स या सब्जी का छिलका या कंपोस्ट वगैरह है वो जब अपघटित होता है तो वो भी उष्मा रिलीज करता है। इसका मतलब ये भी क्या है? तो सर उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वनस्पतिक अपघटन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उदाहरण है? आप कहेंगे उष्माक्षेपी प्रक्रिया का उदाहरण। आप कहिएगा चलो सर उष्माक्षेपी तो हमारा क्लियर हो गया, ये उष्माशोषी क्या होता है? तो उष्माशोषी मतलब उष्मा जिसमें शोषित हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उष्माशोषी। यानी कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको होने के लिए उष्मा की जरूरत होगी क्या कहलाएगी? उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाएगी। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि अगर आप किसी टेस्ट ट्यूब में, अगर आप किसी टेस्ट ट्यूब यानी कि परखनली में बेरियम हाइड्रोक्साइड और NH4Cl, ध्यान में रखिएगा NH4Cl को अमोनियम क्लोराइड बोला जाता है, तो किसी टेस्ट ट्यूब में अगर आप बेरियम हाइड्रोक्साइड और NH4Cl अमोनियम क्लोराइड के बीच अभिक्रिया करवाते हैं तो आपको प्रोडक्ट के रूप में बेरियम क्लोराइड मिलता है, अमोनिया मिलता है। ध्यान में रखिएगा अमोनिया के लिए फॉर्मूला NH3, अमोनियम के लिए फॉर्मूला NH4। इस चीज को आप अपने माइंड में रखेंगे। और साथ ही क्या मिलता है? H2O मिलता है। मेरे मित्र ये प्रोडक्ट तो आपको देखने को मिलेगा, साथ में ये जो आपका टेस्ट ट्यूब है यानी कि जो परखनली है ये क्या हो जाता है? आपका ठंडा हो जाता है, जो आपको क्या बता रहा है कि यहाँ पे जो अभिक्रिया हो रही है इस दौरान उष्मा रिलीज नहीं हो रही है, उष्मा शोषित हो रही है। मतलब जाहिर सी बात है कि यह अभिक्रिया हमारा क्या होगा? आप कहेंगे उष्मा शोषी होगा। क्या होगा? उष्माशोषी होगा। तो जहां पे भी बात की जाएगी उष्माशोषी की तो आप समझ जाना कि उष्माशोषी अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया होती है जिसमें किसकी जरूरत होती है? उष्मा की जरूरत होती है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, अभी जस्ट हम लोग पढ़ेंगे भी कि जो वियोजन अभिक्रिया होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, तो उसमें क्या कहते हैं आप कि सर एक बड़ा सा अणु दो छोटे छोटे पदार्थों में टूट जाता है, तो बड़ा सा अणु को तोड़ने के लिए आपको हीट एनर्जी की जरूरत होती है। मतलब साफ है
कि जो वियोजन अभिक्रिया होती है उसका नेचर कैसा होता है, उष्माशोषी वाला होता है। ध्यान में रखिएगा कि वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार के होते हैं जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें जो आपका उष्मीय विघटन होता है या उष्मीय वियोजन होता है उसका नेचर कैसा होता है, तो सर उष्माशोषी होता है। काहे, तो जब भी उष्मा देंगे तभी विघटित होगा, और उष्मा दे रहे हैं मतलब रासायनिक अभिक्रिया को होने के लिए उसमें उष्मा की जरूरत है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो वियोजन अभिक्रिया होते हैं उसका नेचर कैसा होता है, उष्माशोषी होता है। आप कहेंगे चलो सर उष्माशोषी तो हमने समझ लिया, लेकिन सर ये बताओ कि अगर कहीं पे रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ रहेगा तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये उष्माक्षेपी है या उष्माशोषी है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, क्या ध्यान में रखेंगे कि अगर अभिक्रिया में क्या हो, यहाँ पे मैं दूसरे कलर से लिख दे रहा हूं ताकि आप सभी चीजों को अच्छे से स्पष्ट कर पाओ। यहाँ पे ताप में परिवर्तन की बात कर रहे हैं और इसी की बात कर रहे हैं सर उष्माक्षेपी और उष्माशोषी। तो अगर अभिक्रिया में अभिकारक साइड, ध्यान से समझिएगा कि अगर अभिक्रिया में अभिकारक के साइड में प्लस उष्मा लिखा हुआ रहे, अभिकारक प्लस उष्मा लिखा हुआ रहे, तो आप समझ जाना कि जो अभिक्रिया होगी हमारा वो क्या होगा, उष्माशोषी होगा। अभिकारक के साइड उष्मा लिखा हुआ है मतलब ये हुआ कि उस अभिक्रिया को होने के लिए उष्मा की जरूरत है। तो अभिकारक के साइड अगर उष्मा लिखा हुआ है, अभिकारक प्लस उष्मा इस तरह से लिखा हुआ है, तो आप समझ जाना कि ये किसको बताएगा, उष्माशोषी अभिक्रिया को बताएगा। किसको बताएगा, उष्माशोषी को बताएगा। और मेरे मित्र जब हम लोग उष्माक्षेपी की बात करेंगे तो आप कहेंगे अभिक्रिया के उपरांत अगर उष्मा निकल रही है तो हमारा उष्माक्षेपी होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि अभिक्रिया के बाद प्रतिफल न बनेगा चेला। तो अगर आपको कहीं पे भी उष्माक्षेपी की अभिक्रिया लिखा हुआ रहे या आपको पहचानना रहे तो प्रतिफल प्लस उष्मा कहीं पे लिखा हुआ रहे किसी भी अभिक्रिया में, तो आप झट से कह देना कि जो अभिक्रिया है वो क्या होगी, उष्माक्षेपी होगी। ये दो चीज भी आप ध्यान में रखेंगे कि अगर किसी अभिक्रिया में अभिकारक साइड प्लस उष्मा लिखा हुआ है उष्माशोषी अभिक्रिया, किसी अभिक्रिया में प्रतिफल के साइड उष्मा लिखा हुआ है प्लस उष्मा, तो आप समझ जाना कि वो क्या है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। साथ ही उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण आप कहेंगे जितने भी दहन अभिक्रिया हैं, साथ ही साथ जो वनस्पतिक अपघटन होता है, ये सब के सब क्या कहलाते हैं, सर उष्माक्षेपी के उदाहरण है, एग्जाम्पल कहलाते हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं अगले विशेषता की। अगला विशेषता क्या हो सकता है। अब आपका दो विशेषता तो आपने कंप्लीट कर लिया कि रासायनिक अभिक्रिया जहां पे भी होगी तो ऐसा संभव है कि गैस की उत्पत्ति हो या फिर ताप में परिवर्तन हो। तीसरा चीज ये भी संभव है कि अवस्था में भी परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि स्टेट में भी चेंजिंग आपको देखने को मिल सकता है। मेरे मित्र जैसे अगर आप मोमबत्ती को जलाते हो, तो मोम आपका क्या होता है, पिघल जाता है। यहाँ पे जो ठोस मोम है वो पिघल के द्रव अवस्था में आ जाता है और कुछ जो है वो क्या होता है, सर वाष्पित हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सॉलिड मटेरियल यहाँ पे आग लगाने के बाद किस में पिघल जा रहा है, तो सर द्रव में पिघल जा रहा है। तो सर हम कह सकते हैं कि मोमबत्ती का जलना क्या होगा, तो सर कहीं ना कहीं रासायनिक अभिक्रिया को बता रहा हो। तो जहां पे भी किसी पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन देखने को मिले, ध्यान में रखिएगा कि इस पूरे दुनिया में आपको पदार्थ जो बेसिकली अवस्था में देखने को मिल सकता है वो या तो ठोस अवस्था या द्रव या फिर गैस। आप खुद ही सोचिए ना, आपके आसपास के चीज जितने भी हैं वो या तो ठोस रूप में है या फिर द्रव रूप में है या फिर गैस रूप। तो जब भी आपसे बात की जाएगी कि रासायनिक अभिक्रिया में अगर अवस्था परिवर्तन कहीं पे हो रहा है तो क्या इस बात का ये संकेतक है कि अभिक्रिया हो रही है, आप कहेंगे बिल्कुल। तो आप कहिएगा चलो सर 3 तो हमारा कंप्लीट हो गया कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता की बात जब भी की जाएगी तो ऐसा संभव है कि गैस की उत्पत्ति होगी, ताप में परिवर्तन होगा और तीसरा अवस्था में परिवर्तन होगा। अब चौथा है आपका रंग में परिवर्तन। मेरे मित्र अभी जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि अगर आप खाना खाते हो कहीं पे भी आपके व्हाइट टी शर्ट पे या कुछ भी चीज, व्हाइट का मैं इसलिए बोल रहा हूँ सर, व्हाइट जरूरी नहीं है, व्हाइट इसलिए बोल रहा हूँ कि आप चीजों को उस समय व्हाइट कपड़ा पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, किसी और कपड़ा पे अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि व्हाइट टी शर्ट पर सब्जी गिरेगा तभी परिवर्तन देखने को मिलेगा, कुन्नो हो सर परिवर्तन देखने को मिलेगा। रीजन क्या है, तो सर हल्दी रहता है सब्जी वगैरह में और जो हल्दी है वो सर डिटर्जेंट यानी कि बेस के साथ अपना कलर चेंज कर देता है। तो ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग रंग परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो अगर कहीं पे भी रंग परिवर्तन हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि वहां पे रासायनिक अभिक्रिया हुई, जैसे कि सब्जी वाला एग्जाम्पल हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल आप सबों को मालूम होगा कि अगर हम लोग KMnO4 की बात करते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आप कहेंगे गुरुजी इसको हम लोग पोटेशियम परमैंगनीट कहते हैं। क्या कहते हैं, पोटेशियम परमैंगनीट कहते हैं, पोटेशियम परमैंगनीट कहते हैं।
मेरे मित्र जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है इसका कलर कैसा होता है, बैगनी होता है, इसका कलर बैगनी होता है। लेकिन जब आप पोटेशियम परमैंगनेट पे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके नींबू का रस निचोड़ेंगे तो ये जो बैगनी कलर है ये गायब होना शुरू हो जाएगा। पोटेशियम परमैंगनेट पे जब आप नींबू का रस डालेंगे तो इसका बैगनी कलर क्या होगा, गायब होना शुरू हो जाएगा। और जब गायब होना शुरू हो जाएगा तो आप कहेंगे सर यहाँ पे जो नींबू है उसमें साइट्रिक एसिड है और ये जो हमारा KMnO4 है ये भी एक प्रकार का कंपाउंड है। तो साइट्रिक एसिड जब पोटेशियम परमैंगनेट के साथ अभिक्रिया करा तो क्या करा, तो पोटेशियम परमैंगनेट का जो ओरिजिनल कलर था उसी को गायब कर दिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रंग परिवर्तन हो रहा है, तो आप कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। नेक्स्ट आपका है अवक्षेप बनना। मेरे मित्र अगर कहीं पे भी आपको प्रिसिपिटेट मिल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि वहां पे रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। आप कहेंगे ये प्रिसिपिटेट क्या होता है, तो भाई मेरे ये दही जैसा सफेद पदार्थ होता है। जैसे अगर आप अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के बीच कराते हो, AgNO3 के बीच कराते हो, तो आपको सिल्वर क्लोराइड मिलेगा और साथ ही साथ NaNO3 मिलेगा। और ये जो सिल्वर क्लोराइड है ना इसका आपको क्या मिलेगा, तो सफेद दही जैसा अवक्षेप मिलेगा, सफेद दही जैसा अवक्षेप मिलेगा, सफेद दही जैसा अवक्षेप मिलेगा। मतलब ये हुआ कि अगर कहीं पे भी दो पदार्थ आपस में जुट करके सफेद दही जैसा पदार्थ का निर्माण कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। एक और इंपॉर्टेंट चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे कि तीर चिन्ह अगर किसी अभिक्रिया में ऊपर की ओर है तो वहां पे आप कहेंगे गैस का उत्पत्ति हो रहा है, और अगर तीर चिन्ह नीचे की ओर है जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर तीर चिन्ह नीचे की ओर है तो आप समझ जाना कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अवक्षेप बन रहा है। क्या बन रहा है, अवक्षेप बन रहा है। तो भाई मेरे आपसे जब भी कोई ये पूछेगा कि जरा सा ये बताओ कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके लक्षण क्या होते हैं, हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो आप कहेंगे कि अगर कहीं पे भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो ऐसा संभव है कि गैस की उत्पत्ति हो, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो, या फिर तापमान में परिवर्तन हो यानी कि चेंज इन टेम्परेचर हो, या फिर क्या हो सकता है अवस्था में परिवर्तन देखने को मिल सकता है, या फिर क्या हो सकता है, तो सर अवक्षेप बन सकता है, और फिर क्या हो सकता है, तो गुरुजी रंग में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तो ये पांचों क्या है, तो सर रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता है। अब सवाल ये है कि गुरुजी ये रासायनिक अभिक्रिया होते कितने प्रकार के। मेरे मित्र अगर हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की बात करते हैं तो बेसिकली कहते हैं सर कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और फिर आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और फिर डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट तक आते आते सिमट जाता है। लेकिन जब इन सभी प्रकार के अभिक्रिया को आप एक एक करके डिफाइन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो आपको बहुत सारा रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार देखने को मिलता है। आप कहेंगे सर तो ये याद कैसे होगा, मेरे मित्र आसानी से याद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा चीजें लिखना नहीं है, बस चीजों को समझना है और एग्जाम्पल पे फोकस करना है, और यहीं से आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की पहला आपका प्रकार कौन सा है, संयोजन अभिक्रिया। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे इसी को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है ये किस तरह से है, तो जो हम लोग कहते हैं ना आशिकी में दो जिस्म एक जान वाला बात, वही चीज यहाँ पे भी होता है। मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि दो पदार्थ आपस में जुट करके एकल प्रोडक्ट का निर्माण करता है, यानी कि एकल प्रतिफल का फॉर्मेशन करता है। कैसे, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है और यहाँ पे H2O है। ये क्या है, तो सर पहला पदार्थ और दूसरा पदार्थ अभिक्रिया करके क्या बना लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ध्यान देंगे कि यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये अभिक्रिया किया और क्या बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, आप कहेंगे सर ये हमारा प्रोडक्ट है यानी कि प्रतिफल है, ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट यानी कि प्रतिफल है। जबकि इधर वाला क्या है, तो सर रिएक्टेंट है। क्या है, रिएक्टेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, अभिकारक। मेरे मित्र इस दोनों ही रिएक्शन में आप क्या देख रहे हैं, इस दोनों ही रिएक्शन में देख रहे हैं कि रिएक्टेंट आपका दो है, रिएक्टेंट क्या है, दो, जबकि प्रोडक्ट क्या है, तो सर प्रोडक्ट तो एक ही बन रहा है, प्रोडक्ट तो एक ही बन रहा है। तो हो गया ना गुरुजी दो जिस्म एक जान वाला बात यहाँ पे। तो मेरे मित्र ध्यान देंगे, क्या कहेंगे आप सभी कि संयोजन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है,
संयोजन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें दो अभिकारक आपस में मिलकर के एकल प्रतिफल का निर्माण करते हैं। और मेरे मित्र, अगर आपको रिएक्शन ना याद रहे तो आप सीधे समझ जाना कि अगर A प्लस बी अभिक्रिया करेगा तो ये AB प्रोडक्ट बनाएगा, और यही अभिक्रिया किसका एग्जाम्पल होगा? आप कहेंगे सर संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल होगा। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यह ध्यान में रखना है कि संयोजन अभिक्रिया में, यहां पे नोट करके आप सभी लिख सकते हैं, नोट करके मैं यहां पे लिख दे रहा हूं सर, कि संयोजन अभिक्रिया में हमेशा 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 एक ही उत्पाद बनेगा। संयोजन अभिक्रिया में हमेशा क्या होगा? एक ही उत्पाद बनेगा, यानी कि एक ही प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा सर? एक ही प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि एक ही उत्पाद बनेगा। अब नेक्स्ट आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी जब इसमें एक ही उत्पाद बनेगा तो क्या हम ये लिख सकते हैं इसमें हमेशा दो अभिकारक चाहिए होगा? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो आप ये भी लिख सकते हैं सर नोट 2 करके, ये आपका नोट 1 हो गया। और नोट 2 में आप क्या लिख सकते हैं कि इसमें 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 दो अभिकारक होते हैं, दो अभिकारक होते हैं। आपके ग्रुप डी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से संयोजन अभिक्रिया के बारे में कौन सा विकल्प सही है? तो सर इसके बारे में सही विकल्प यही हो सकता है कि इसमें हमेशा एक ही उत्पाद बनता है, या फिर इसमें दो अभिकारक आपस में जुट करके एकल प्रतिफल का निर्माण करते हैं। इससे ज्यादा आपको इसमें कंसेप्ट देखने को मिलेगा ही। आप कहेंगे चलो सर ये हमारा क्लियर हो गया, लेकिन ये बताओ कि जो हमारा वियोजन अभिक्रिया होता है ये क्या होता है? तो मेरे मित्र ध्यान देंगे कि वियोजन अभिक्रिया को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको हम लोग इंग्लिश में डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है मेरे मित्र, ध्यान देंगे कि ये जस्ट संयोजन का उल्टा होता है। संयोजन में दो पदार्थ आपस में जुट रहा है तो एकल प्रतिफल बना रहा है। इसमें कोई एक पदार्थ होगा जो टूट करके दो अलग अलग पदार्थ का या दो से अधिक प्रतिफल का निर्माण करे। तो संयोजन का जस्ट उल्टा वियोजन है, हमेशा माइंड में सेट रखिए। संयोजन मने जुटना, वियोजन मने टूटना। संयोजन मने जुटना, वियोजन मने टूटना। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा कि एकल अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक प्रतिफल का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि निर्माण करेगा। मेरे मित्र यहां पे आपको बारीकी से समझना होगा कि सर जो अपघटन हम कराएंगे, यानी कि किसी बड़े मॉलिक्यूल्स को हम तोड़ेंगे, उसको हम कितने तरीके से तोड़ सकते हैं? जैसे अगर हम लोग बात करें अपने डेली लाइफ में किसी भी चीज को तोड़ने की, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। किसी को पीट करके तोड़ सकते हैं, मतलब हथौड़ा से तोड़ सकते हैं। किसी को आग देंगे, गर्म करेंगे तो टूट जाएगा, और किसी को ऐसे करके तोड़ देंगे सर। मतलब तोड़ने का अपना अलग अलग तरीका हो सकता है, यह हमारे डेली लाइफ में है। लेकिन अगर केमिस्ट्री में हम लोग आएंगे तो सवाल यह है कि वियोजन अभिक्रिया जो होगी उसमें हमारा अभिकारक किस किस फैक्टर से टूटेगा। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि वियोजन अभिक्रिया यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें जो हमारा अभिकारक टूटेगा वो या तो हम टेम्परेचर दे करके तोड़ सकते हैं, यानी कि ताप दे करके तोड़ सकते हैं, या फिर हम विद्युत धारा दे करके तोड़ सकते हैं, विद्युत धारा दे करके तोड़ सकते हैं, या फिर हम लाइट यानी कि सोलर एनर्जी दे करके उसको तोड़ सकते हैं। ये तीन तरीका है तोड़ने का। और मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि अगर हम लोग किसी भी यौगिक को ताप या उष्मा दे करके तोड़ रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग उष्मीय अपघटन कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, आपको डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है सर, मैंने बार बार बोल रहा हूं, डेफिनेशन पे मत फोकस कीजिएगा, कंसेप्ट पे फोकस कीजिएगा कि अगर किसी अभिकारक को आप हीट एनर्जी दे करके तोड़ रहे हो, यानी कि ताप दे करके तोड़ रहे हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा? उष्मीय अपघटन कहलाएगा। काहे? तो वहां पे जो अपघटन की प्रक्रिया हो रही है वो उष्मा के द्वारा हो रही है। ध्यान देंगे कि अगर आप किसी कंपाउंड को इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू तोड़ रहे हो तो वो आपका क्या कहलाएगा? वैद्युत अपघटन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वैद्युत अपघटन कहलाएगा। और मेरे मित्र ध्यान में रखना कि अगर आप किसी यौगिक को सनलाइट के थ्रू तोड़ रहे हो, यानी कि सूर्य प्रकाश के थ्रू तोड़ रहे हो, सनलाइट के थ्रू तोड़ रहे हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा।
क्या कहलाएगा? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोटोलाइटिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं। मतलब ये हुआ कि जब आपने वियोजन अभिक्रिया की बात करा तो आपने सीधे सीधे क्या बोला? आपने सीधे सीधे बोला कि गुरुजी वियोजन अभिक्रिया संयोजन का जस्ट उल्टा होगा। और इसमें क्या होगा? तो वियोजन अभिक्रिया में कोई एकल पदार्थ टूट करके दो छोटे छोटे यौगिक का निर्माण करेंगे, या आप ये भी कह सकते हो कि इन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन अ बिगर मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर स्मॉलर यूनिट्स। मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कोई बड़ा सा अणु टूट करके क्या करेगा? तो सर छोटे छोटे अणु का निर्माण करेगा। अब जो वियोजन अभिक्रिया होगा, यहां पे बड़े अणु को तोड़ने के लिए हमारे पास तीन कंडीशन है। या तो हम उसको हीट दे करके तोड़ेंगे, या फिर इलेक्ट्रिसिटी दे करके तोड़ेंगे, या फिर क्या करेंगे? तो सर सनलाइट के माध्यम से तोड़ेंगे। और अगर हम लोग किसी भी यौगिक को हीट दे करके तोड़ रहे हैं तो उसको हम लोग उष्मीय अपघटन कहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी दे करके तोड़ रहे हैं तो उसको वैद्युत अपघटन कहेंगे, और प्रकाश दे करके तोड़ रहे हैं तो उसको हम लोग प्रकाशीय वियोजन या प्रकाशीय अपघटन कहेंगे। और मेरे मित्र इसीलिए तो आप सभी पढ़ते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। 3 प्रकार के डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला होता है उष्मीय अपघटन या उष्मीय वियोजन, दूसरा होता है वैद्युत अपघटन या वैद्युत वियोजन, या फिर तीसरा होता है आपका प्रकाशीय वियोजन या फिर प्रकाशीय अपघटन। आप कहेंगे सर ये चीज हमारा क्लियर हो गया। मेरे मित्र जब आपका ये क्लियर हो गया तो ये एग्जांपल भी आपका क्लियर हो गया होगा। रासायनिक अभिक्रिया का मैकेनिज्म यहाँ पे क्या होगा आप सभी समझ रहे हैं। ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट एक बड़ा अणु है। जब इसको हीट दिया जा रहा है यानी कि उष्मा दिया जा रहा है तब ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जा रहा है। ठीक इसी तरह से जब 2FeSO4 को हीट दिया जा रहा है तब ये Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जा रहा है। तो यहां पे जो ये दोनों ही पदार्थ आपके टूट रहे हैं, ये दोनों ही पदार्थ जो आपके टूट रहे हैं वो किसके वजह से टूट रहे हैं? तो सर हीट देने के वजह से टूट रहे हैं। तो सर ये किसका उदाहरण हो जाएगा? आप कहेंगे उष्मीय अपघटन का उदाहरण हो जाएगा। किसका उदाहरण हो जाएगा? उष्मीय अपघटन यानी कि उष्मीय वियोजन का उदाहरण हो जाएगा। आप कहेंगे कि गुरुजी ये विद्युत धारा यानी कि वैद्युत अपघटन क्या होगा? मेरे मित्र बड़ा ही आसान है, इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता है। जैसे मान लो कि आपने एक टब ले लिया और इसमें आपने पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद आप इसमें इलेक्ट्रोड रख दिया। एक इलेक्ट्रोड आपका एनोड है और दूसरा इलेक्ट्रोड आपका कैथोड है, और फिर आप इससे क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित कर रहे हो। तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करोगे, अगर इसमें H2O है तो ये क्या होगा? तो सर H+ और OH- में टूट जाएगा। H+ और OH- आयन में टूट जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि पानी जो है वो विद्युत प्रवाह करने से हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन में टूट जा रहा है। तो ये किसके सहारे हो रहा है? तो गुरुजी इलेक्ट्रिसिटी के सहारे हो रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? आप कहेंगे फोटोलाइटिकल डिकम्पोजिशन कहलाएगा। सॉरी, फोटोलाइटिकल नहीं, इलेक्ट्रोलाइटिकल डिकम्पोजिशन कहलाएगा, यानी कि वैद्युत अपघटन कहलाएगा। इसी तरह से अगर इसमें हम सोडियम क्लोराइड का विलयन रख देते, NaCl का विलयन रख देते, यानी कि NaCl का जलीय विलयन रख देते, तो आप कहते सर जब इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती तो जो हमारा सोडियम क्लोराइड है ये Na+ और Cl- में टूट जाता, Na+ और Cl- में टूट जाता। और मेरे मित्र ये Na+ और Cl- में किसके सहारे टूटता? आप कहेंगे सर विद्युत के सहारे टूटता। दैट्स व्हाई इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत अपघटन कहेंगे। क्या कहेंगे? वैद्युत अपघटन कहेंगे। ध्यान में रखिएगा, अभी जस्ट मैंने आपको बताया भी है कि अगर हम लोग उष्मीय अपघटन की बात करते हैं तो इसको होने के लिए क्या चाहिए? हीट चाहिए। बगैर हीट के तो ना टूटेगा। आप कहेंगे बिल्कुल ना। तो मेरे मित्र इसका नेचर हमेशा कैसा होगा? उष्माशोषी वाला होगा। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि जो वियोजन अभिक्रिया होती है उसकी प्रकृति हमेशा उष्माशोषी वाला होती है। उष्मा को पाकर के ही क्या होगी वो? तो सर टूटेगी। नेक्स्ट आप कहेंगे कि गुरुजी ये प्रकाशीय वियोजन या फोटोलाइटिकल डिकम्पोजिशन क्या होता है? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक सूर्य प्रकाश के सहारे टूट जा रहा है अपने अवयवी तत्व में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाशीय अपघटन कहते हैं। क्या ध्यान में रखेंगे? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपने अवयवी तत्वों में टूट जाता है वो क्या कहलाएगा? आप कहेंगे गुरुजी प्रकाशीय वियोजन या फिर प्रकाशीय अपघटन कहलाएगा। जैसे बहुत ही पॉपुलर सा आपका एग्जाम्पल है और दोनों ही बेस्ट एग्जाम्पल है, आपके एग्जाम में इससे संबंधित कई क्वेश्चन पूछे गए। ध्यान में रखिएगा, मैं जितना भी रिएक्शन आपको
बता रहा हूं ये सब के सब एग्जाम रिलेवेंट है, तो रिएक्शन आप जरूर अपने माइंड में सेट कर लेंगे। यहां पे क्या देख रहे हैं कि 2AgCl से जब 2AgCl पे जब सनलाइट पड़ता है, प्रकाश पड़ता है, तब ये आपका किस में टूट जाता है, सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। इसी तरह जब आप सिल्वर ब्रोमाइड पे सनलाइट डालते हैं तो सर ये क्या होता है, तो सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है। तो ये किसका उदाहरण हो गया, आप कहेंगे गुरुजी ये प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण हो गया, यानी कि फोटोलाइटिकल डिकम्पोजिशन का उदाहरण। ध्यान में रखिएगा, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड इस दोनों का उपयोग कहां पे किया जाता है, तो सर श्याम श्वेत फोटोग्राफी में, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। या यहां पे मैं लिख देता हूं कि इस दोनों ही रिएक्शन का, इस दोनों ही अभिक्रिया का उपयोग, इस दोनों ही अभिक्रिया का उपयोग या यूज कहां पे किया जाता है, तो आप सभी याद रखेंगे श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी बोले तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी चला, श्याम श्वेत का मतलब कुछ और मत समझ जाना, किसी दुकान का नाम नहीं है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। या सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है, तो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड में से जो भी आपके ऑप्शन में रहे आप उसको टिक कर सकते हैं। आप कहेंगे चलो सर वियोजन अभिक्रिया हमने समझ लिया, इसमें क्या होगा, तो एक बड़ा अणु टूट करके दो छोटे छोटे अणु का निर्माण करेगा। कैसे टूटेगा, तो हमारे पास तीन कंडीशन है, या तो हम उष्मा देकर के तोड़ेंगे, विद्युत देकर के तोड़ेंगे, या फिर सनलाइट देकर के तोड़ेंगे। और अगर उष्मा देकर के तोड़ रहे हैं तो उसमें अपघटन कहेंगे, विद्युत देकर के तोड़ रहे हैं वैद्युत अपघटन कहेंगे, प्रकाश देकर के तोड़ रहे हैं तो उसको हम लोग प्रकाशीय अपघटन कहेंगे। आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, आइए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। मेरे मित्र, अगर हम लोग विस्थापन अभिक्रिया की बात करते हैं तो इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग इंग्लिश में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। मेरे मित्र इसको आप ऐसे समझिएगा, जैसे अगर आप अपने क्लास जाते होंगे तो क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, और क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, उसमें से एक आध दो स्टूडेंट ऐसा होता है कि सर वो बहुत ज्यादा अपने आप में बोनाफाइड रहता है, शरीर से भी, और शरीर से अगर है तो सर थोड़ा सा पढ़ाई में वो कम मन लगाता है, अपने सेहत पे ज्यादा फोकस करता है, और शरीर से ज्यादा अगर है तो सर उसका एक जगह फिक्स हो जाता है और पर डे वो उसी जगह पे बैठेगा। दूसरा कोई लड़का आया तो उसको क्या कर देता है, हटा देता है। तो मेरे मित्र ध्यान देंगे कि मैं ये एग्जांपल आपको ये बता रहा हूं कि अगर कोई हिस्ट पुस्ट मोटा ताजा लड़का है जिसका जगह फिक्स है और उसके जगह पे आप जाकर के बैठ जा रहे हैं, तो जैसे ही मोटा ताजा लड़का आएगा आपको कान पकड़ के उठा देगा, और कान पकड़ के उठा देगा और आपका जगह वो खुद ले लेगा। काहे, आप कहेंगे सर हम तो दुबले पतले हैं, हम उससे मार नहीं कर सकते हैं, अगर गलती से एक आध दो मार दिया तो चोट बहुत ज्यादा लगेगा, तो इससे बढ़िया है हम कहीं और जाकर के बैठ जाते हैं। मेरे मित्र यहाँ पे जो वो आपको, आप जहां पे बैठे थे उस जगह से उठाया, किसके वजह से उठाया, ताकत की वजह से उठाया। ठीक इसी तरह केमिकल जब हम लोग पढ़ते हैं तो हर एक केमिकल की अपनी अपनी ताकत होती है। कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, अभिक्रियाशील होते हैं, और कुछ ऐसे आपका केमिकल एलिमेंट होता है जो क्या होता है सर, तो सर लेस रिएक्टिव होता है। तो जाहिर सी बात है कि जो मोर रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को हमेशा क्या करेगा, दबाना चाहेगा। दबाना क्या चाहेगा, उसको किसी यौगिक से हटा देगा। और मेरे मित्र बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व के द्वारा कम अभिक्रियाशील तत्व को किसी यौगिक से हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या ध्यान में रखेंगे, यहां पे ना हो तो इसका डेफिनेशन आप लिख लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आप भूल जाएंगे। यहां पे मैं लिख दूं कि ज्यादा ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व द्वारा, ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व द्वारा, ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व द्वारा कम अभिक्रियाशील तत्व को, ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व द्वारा कम अभिक्रियाशील तत्व को, कम अभिक्रियाशील तत्व को किसी यौगिक से हटा देने की प्रक्रिया, हटा देने की प्रक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती। क्या कहलाती है,
विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। चला गर्मी बड़ा ज्यादा लग रहा है, 2 मिनट रुक जाओ। क्या कहिएगा कि ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व द्वारा कम अभिक्रियाशील तत्व को किसी यौगिक से हटा देने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। आप कहेंगे इसको रिएक्शन के माध्यम से समझाओ सर। तो देख रहे हो सर, यहाँ पे आपका दो रिएक्शन है। एक Fe प्लस CuSO4 जब रिएक्ट कर रहा है तब ये FeSO4 प्लस Cu बना रहा है, और दूसरा जब PbCuCl2 अभिक्रिया कर रहा है तब PbCl2 प्लस Cu बन रहा है। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि यहां पे जो ये Fe प्लस CuSO4 है, आप इसमें क्या देख रहे हैं कि गुरुजी ये जो Fe है वो कॉपर सल्फेट से इस कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है, यानी कि अलग कर दे रहा है। जबकि खुद किसके साथ जुट जा रहा है? तो सर खुद जो है ये सल्फेट के साथ जुड़ करके क्या बना ले रहा है? फेरस सल्फेट बना ले रहा है। क्या बना ले रहा है सर? फेरस सल्फेट बना रहा है। ध्यान से समझिएगा सर चीजों को। यहां पे आप क्या देख रहे हैं? यहां पे आप देख रहे हैं कि जो आपका ये Fe था, 1 मिनट सर, ये तो मिटिए गया पूरा। जो यहां पे आपका Fe है ये CuSO4 के साथ जुट करके अभिक्रिया करके क्या बना ले रहा है? FeSO4। तो अगर आप इस पे गौर फरमाएंगे तो क्या कहेंगे कि गुरुजी CuSO4 से ये जो फेरस है ये कॉपर को अलग कर दे रहा है, और खुद किसके साथ जुट जा रहा है? कॉपर के सल्फेट के साथ जुट जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोहा है वो कॉपर से ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो ये जो आपका ज्यादा अभिक्रियाशील है वो उन्होंने क्या करा, तो इस यौगिक में जो कम अभिक्रियाशील तत्व था उसको विस्थापित करके उसके जगह पे अपना स्थान ले लिया और नया प्रोडक्ट FeSO4 बना लिया, और साथ में कॉपर को अलग थलग कर दिया। उसी तरह से अगर हम अभिक्रिया Pb प्लस CuCl2 की बात करें, यानी कि लेड और कॉपर क्लोराइड की बात करें, तो आप क्या देख रहे हैं कि जो लेड है वो कॉपर क्लोराइड में से कॉपर को अलग कर दे रहा है, जबकि ये खुद Cl2 के साथ जुड़ करके क्या बना ले रहा है? तो सर लेड क्लोराइड बना ले रहा है। मतलब ये हुआ कि जो लेड सीसा है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, यानी कि मोर रिएक्टिव है, और जब ये मोर रिएक्टिव है तो ये क्या कर रहा है? सर कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है। और मैंने आपको क्या बताया कि ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व द्वारा कम अभिक्रियाशील तत्व को किसी यौगिक से हटा देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आप कहेंगे गुरुजी विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका पूरा कांड हो रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही तत्व के द्वारा कांड किया जा रहा है। तो ध्यान में रखेंगे किसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है, या फिर इसी को सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है, और इसी को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोला जाता है, या फिर इसी को प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी बोला जाता है। बस आपको इतना याद रखना है कि मोर रिएक्टिव तत्व के द्वारा लेस रिएक्टिव तत्व को किसी यौगिक से हटा देने की जो प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाता है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। आप कहेंगे चलो सर ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया की। मेरे मित्र इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग इंग्लिश में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और मेरे मित्र ध्यान देंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, इसी को हिंदी में और हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो सर जी उभय विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। और मेरे मित्र इसके बारे में आपको बस एक चीज याद रखना है, ये जो अभिक्रिया है ये आयनों के आदान प्रदान के चलते होती। और डिट्टो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया आयनों के आदान प्रदान से होती है? तो आप सभी याद रखेंगे कि जो उभय विस्थापन अभिक्रिया है ये आयनों के आदान प्रदान से होती है, या आयनों के विनिमय के चलते होती। आप कहेंगे हम कैसे समझेंगे? तो मेरे मित्र आप सभी समझेंगे हमेशा के लिए कि कोई भी केमिकल फॉर्मूला होगा तो उसका जो फर्स्ट पार्ट होगा वो पॉजिटिव होगा, और जो सेकेंड पार्ट होगा वो क्या होगा? निगेटिव होगा। तो यहाँ पे अभिक्रिया को आप देख रहे हैं तो पहले अभिक्रिया पे दिमाग ना लगाएं, पहले फॉर्मूला पे दिमाग लगाएं। Na2SO4 तो Na प्लस होगा चला, SO4 माइनस होगा, बेरियम प्लस होगा, Cl2 माइनस होगा। ध्यान दीजिएगा मैंने आपको बताया कि द्विविस्थापन अभिक्रिया जहां पे भी होगी वहां पे आयनों का आदान प्रदान होगा। तो जो प्लस वाला Na है ये
क्लोरीन के साथ जुट जाएगा, माइनस वाले के साथ जुटेगा। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन तो हमेशा अपोजिट चार्ज वाले के साथ होगा ना, सेम चार्ज वाले के साथ अट्रैक्शन होगा नहीं होगा। तो जो पॉजिटिव है वो निगेटिव के साथ जुट करके NaCl बना लिया, और साथ ही जो आपका बेरियम पॉजिटिव है ये सल्फेट के साथ जुट करके बेरियम सल्फेट बना लिया। तो जो अभिक्रिया हो रही है उसमें आप बेसिकली क्या देख रहे हैं? तो सर जो आयन है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज को आयन बोला जाता है, सर जो आयन है उसका एक्सचेंज हो रहा है, तब जाकर के हमको बेरियम सल्फेट और NaCl मिल रहा है। ये अभिक्रिया तो आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें कॉपर सल्फेट और H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड की, तो कॉपर पॉजिटिव सल्फेट निगेटिव, यहां पे हाइड्रोजन पॉजिटिव सल्फर को निगेटिव लेंगे। अब ध्यान से देखिएगा कि कॉपर जो है वो सल्फर के साथ जुट करके कॉपर सल्फाइड बना लेगा, और हाइड्रोजन जो है वो सल्फेट के साथ जुड़ करके H2SO4 बना लेगा। यहां पे भी क्या हो रहा है? तो गुरुजी आयन का आदान प्रदान हो रहा है, मतलब एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है, आयन का विनिमय हो रहा है। तो यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी? आप कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। मेरे मित्र एक और की पॉइंट आप सभी ध्यान में रखेंगे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में जो आपका ये बेरियम सल्फेट है ये अवक्षेप बनता है, और साथ ही साथ ये जो आपका कॉपर सल्फाइड है ये भी अवक्षेप के रूप में रहता है। तो आपसे अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाए कि अगर कहीं पे अवक्षेप अभिक्रिया, अवक्षेप बन रहा है, अभिक्षेप अभिक्रिया नहीं, अगर कहीं पे किसी रिएक्शन में अवक्षेप बन रहा है तो वो कौन सी अभिक्रिया हो सकता है, और आपके ऑप्शन में अवक्षेपन अभिक्रिया ना देकर के द्विविस्थापन अभिक्रिया दे दिया जाए, तब आप सभी क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि गुरुजी ऐसा संभव है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा तो अवक्षेप बनेगा। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में संभव है कि अवक्षेप का फॉर्मेशन होगा, यानी कि संभव है कि अवक्षेप का निर्माण होगा। क्या होगा? अवक्षेप का निर्माण होगा। तो आप सभी इस चीज को अपने माइंड में रखेंगे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया के दौरान ऐसा संभव है कि क्या हो सकता है? अवक्षेप का फॉर्मेशन हो सकता है, प्रेसिपिटेट हमारा बन सकता है। आप कहेंगे चलो सर ये हमारा क्लियर हो गया, यहाँ पे नोट करके इस चीज को भी आप अपने माइंड में रख लेंगे। आइए अब बात करते हैं हम लोग अपने अगले रिएक्शन उदासीन अभिक्रिया की। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं किसमें सर? अंग्रेजी में सर। बस एक छोटा सा बात याद रखना है, क्या कि उदासीन अभिक्रिया में एसिड और बेस के बीच अभिक्रिया होती है, और एज अ प्रोडक्ट हमको क्या मिलता है? सॉल्ट और वाटर मिलता है। तो जहां पे भी अभिक्रिया अम्ल प्लस भस्म के बीच होगी और प्रोडक्ट के रूप में आपको लवण और जल मिलेगा, तो आप समझ जाना कि वो कौन सी अभिक्रिया है? उदासीन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? उदासीन अभिक्रिया है। और नो डाउट आप सबों को मालूम भी होगा, क्योंकि एसिड बेस एंड सॉल्ट पे मैंने आपको कई बार बताया है कि सॉल्ट तभी फॉर्म होगा जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा। ध्यान देंगे कि जब हम लोग बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, तो कॉमन सा एग्जाम्पल HCl जब NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो NaCl और H2O बनेगा। इसी तरह H2SO4 जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो पोटेशियम सल्फेट और 2H2O बनेगा। तो क्या देख रहे हैं कि सर अभिक्रिया यहाँ पे एसिड और बेस के बीच हो रही है। आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी कौन एसिड है और कौन बेस है? मेरे मित्र ये जो आपका HCl है ये क्या है? एसिड है। और ये जो NaOH है ये क्या है? तो सर बेस है। क्या बन रहा है? NaCl सॉल्ट है, और क्या बन रहा है गुरुजी? वाटर बन रहा है। इसी तरह से H2SO4 एसिड है सर, और 2KOH आप कहेंगे गुरुजी ये बेस है। अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? तो गुरुजी सॉल्ट और साथ ही साथ वाटर बना रहा है। हमेशा याद रखेंगे कि when the acid reacted with base then they form salt and water and this reaction is known as neutralization reaction। आइए अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले रिएक्शन की। अगला रिएक्शन है आपका ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। मेरे मित्र मैंने इस चीज को कई बार बताया है, और अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया का जो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है उसका लिंक डाल दिया हूं। आप वहां से जाकर के अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं।
लेकिन यहां पे आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब भी बात करेंगे हम लोग किसकी, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण की, तो आप सभी समझ जाना कि ऑक्सीकरण प्रक्रिया में क्या होगा। तो सर ऑक्सीकरण प्रक्रिया में ऑक्सीजन ऐड होगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन हटेगा, यानी कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुट रहा हो या किसी पदार्थ से हाइड्रोजन निकल रहा हो, तो अभिक्रिया हमारा ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, रिडक्शन की, तो आप सभी ध्यान में रखना कि रिडक्शन वैसा प्रक्रिया होगा जिसमें हाइड्रोजन जुटेगा और ऑक्सीजन आपका क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो जहां पे भी बात की जाएगी रिडक्शन रिएक्शन की, तो आप समझ जाना कि ये वैसा रिएक्शन होगा जिसमें हाइड्रोजन जुट रहा होगा और ऑक्सीजन क्या हो रहा होगा, हट रहा होगा। ध्यान में रखेंगे कि जब ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों साथ में हो, जब ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों साथ में होता है, जब ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों साथ में होता है, तो अभिक्रिया हमारा रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। ध्यान दीजिएगा इस रिएक्शन पे, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कॉपर और H2O बना रहा है। गौर फरमाएंगे सर, यहां पे कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल जा रहा है, तो ऑक्सीजन निकल जा रहा है मतलब क्या हुआ कि सर कॉपर बेचारा अलग बच जा रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन ना हो गया, चला कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अब यह ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुट करके क्या बना ले रहा है, H2O, तो ये क्या हो गया, तो सर ऑक्सीडेशन हो गया। तो मेरे मित्र ये जो आपका अभिक्रिया है एक्चुअली में ये किसका एग्जाम्पल है, तो सर रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जब भी ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया की बात की जाएगी तो आप सभी कहेंगे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुटेगा, हाइड्रोजन हटेगा। रिडक्शन में क्या होगा, तो सर हाइड्रोजन जो है वो जुटेगा जबकि ऑक्सीजन क्या होगा, आप कहेंगे हट जाएगा। कॉपर ऑक्साइड से क्या हो रहा है, तो गुरुजी कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है मतलब कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जाके जुट जा रहा है मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इस अभिक्रिया से संबंधित और भी बहुत सारी जानकारी के लिए आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और पूरा कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। ऐसे आपके एग्जाम के लिए जितना कंसेप्ट चाहिए वो पूरा का पूरा आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। और अब मेरे समझ से आपको अगर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप उसका जवाब 100% दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हाँ अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।